प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत कुशल से हैं। एक बार फिर आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में मैं अनिल प्यासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 10वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत गणित विषय में अध्याय 2 के अंतर्गत बहुपद का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इस वीडियो में अपन जानेंगे बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के विभिन्न प्रकार और बहुपद के शून्यक और लगने वाले सभी सूत्रों का अपन अध्ययन करेंगे। एक प्रकार से ये देखा जाए कि ये अध्याय 2 का बेसिक है। इसको आप जाने बगैर अध्याय 2 के सवाल नहीं हल कर पाएंगे। और इस वीडियो को अगर आप अच्छे से शुरू से अंत तक पूरा देखते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि आपसे अध्याय 2 के पूरे सवाल बहुत ही आसानी से न केवल बनने लगेंगे बल्कि ऐसा भी होगा कि आपको यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे ना, उन्हें भी आप बिल्कुल चुटकियों में हल कर लेंगे। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। और एक बात और कि यदि आप चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके के और भी वीडियो आगे मिलते रहें। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की विषय वस्तु बहुपद। तो विद्यार्थियों, बहुपद शब्द को जानने के लिए इसके शब्द पर ही चलते हैं। सबसे पहले तो जैसा ये शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ। किन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ? पहले अपन इतना देखें, बहु यानी एक या एक से अधिक हो, और पद अर्थात एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं। लेकिन ये परिभाषा अपूर्ण है। बहुपद की सही परिभाषा और अर्थ जानने के लिए हमें कुछ बातें और जानना होगा। वैसे आप जानते हैं चर राशि किनको कहते हैं, चर और अचर राशियों के बारे में आपने कक्षा 8वीं में, कक्षा 9वीं में, पिछली कक्षाओं में जान ही लिया है। फिर भी संक्षेप रूप में आज अपन फिर से जाने लेते हैं। तो पहली बात करते हैं चर राशियों। चर राशि वे राशि होती हैं जिनका मान प्रतिबंधों के अनुरूप बदलता रहता है। जैसे आपने पिछली कक्षाओं में समीकरण हल किए होंगे, तो किसी समीकरण को जब हल करते हैं तो कहीं x का मान 1 आ जाता है, तो कहीं 2 आ जाता है, कहीं 4/3 आ जाता है, कहीं -2 आ जाता है, कुछ भी आता रहता है ना। तो ये किस पर निर्भर करता है कि x का मान क्या आएगा? उस सवाल में दी गई शर्त पर निर्भर करता है ना। तो ये कौन सी राशि कहलाई? जिनका मान प्रतिबंधों पर निर्भर करता है, ये चर राशि कहलाई है ना। इनका मान निश्चित नहीं होता, बदलता रहता है ना। शर्त के अनुसार बदलता रहता है। सवाल में दी गई प्रतिबंधीय शर्त के अनुसार इनका मान बदलता रहता है, तो ये चर राशि कहलाई। और जिनका मान नहीं बदलता, निश्चित होता है, जैसे संख्यात्मक राशि कोई भी ले लीजिए, 4 है, 5 है, -3 है, 2 है, 1/3 है, कुछ भी, तो ये कौन सी राशि कहलाएंगी? ये नियत है ना, तो अचर राशि कहलाई। तो विद्यार्थियों, आपने जान लिया चर और अचर राशि के बारे में। अब बहुपद की परिभाषा भी जाने लेते हैं। तो बहुपद की परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी कि एक या एक से अधिक पद वाला एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात कैसी हो? पूर्ण संख्या हो। जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। थोड़ी सा और समझते हैं। पूर्ण संख्या से तात्पर्य यानी चर राशि तो जान गए, लेकिन चर राशि की घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या आपने पढ़ ली है ना, क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक ये सब संख्या पूर्ण संख्या है। तो चर राशि की घात ऐसी होनी चाहिए, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2, 3, 4 इत्यादि ये चर राशि की घात हो सकती है। लेकिन क्या नहीं हो सकती? ऋण में नहीं हो सकती, बटे में नहीं हो सकती, है ना, कर्णी घात नहीं हो सकती। चर राशि की घात ये नहीं होना चाहिए। तो ये तो पहचान हो गई बहुपद की और परिभाषा भी हो गई। उदाहरण से आप समझे लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे ये लिख दिए 3x², यहाँ पर अभी लिख दें 2x, यहाँ पर लिख दें 5। तो ये एक पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ। तो इसमें कितने पद हो गए? यहाँ पर दिख रहे हैं 1, 2, 3, लेकिन ये अलग अलग हैं अभी, है ना। अब ये पद अगर एक दूसरे से धन या ऋण चिन्ह द्वारा संयोजित हो या संयोजित कर दिए जाएं, तब बन जाएगा ये बहुपद। तो जैसे बीच में कहीं प्लस लगा हो, यहाँ पर माइनस भी लगा सकते हैं, या यहाँ पर प्लस या माइनस लगा लें,
तो अब ये अलग अलग पद ना कहलाए, ये पूरा एक बन गया ये पूरा, तो ये बहुपद कहला गया। अब चूंकि इसमें चर राशि क्या आई है, x आई है, तो ये x के रूप में बहुपद है, तो px इस टाइप से इसको दर्शा सकते हैं। यानी बहुपद को px, qx, rx इस टाइप से बहुपद को दर्शाते हैं। अगर x आया तो x के रूप में यहाँ पर, अगर यहाँ पर y है तो यहाँ y लिखेंगे कोष्टक के अंदर, छोटे कोष्टक के अंदर, तो ये एक बहुपद हुआ। अब यहाँ पर घात की बात करते हैं। यहाँ चर राशि क्या है, चर राशि है x है, तो जहाँ जहाँ x आया हुआ सभी जगह अपन को देखना है उसकी घात क्या है। तो इसकी घात यहाँ पर कितनी है, 2 है। यहाँ कुछ नहीं है इसके ऊपर, तो इसकी घात 1 मानी जाएगी, है ना। जहाँ कुछ भी घात नहीं होती वहाँ 1 मानी जाती है। तो यहाँ भी पूर्ण संख्या है, चर राशि की घात यहाँ भी है। और यहाँ आप कहेंगे कि अगर x नहीं तो ऐसा लिख सकते हैं, x की घात 0। क्यों लिख सकते हैं x की घात 0, तो x की घात 0 बराबर 1 होता है ना। यहाँ पर आप कुल मिलाकर के देखें कि जहाँ जहाँ चर आया हुआ है सभी जगह उनकी घात कैसी है, पूर्ण संख्या है। तो ये एक बहुपद हुआ। लेकिन अगर हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिख दें, यहाँ लिख दें हम यहाँ पर 3x² प्लस 2 अंडर रूट x माइनस 6। अब ये कहें ये क्या बहुपद है, तो यहाँ पर देखें x की घात 2 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर x की घात करनी घात लिखी है, अंडर रूट लगा हुआ है, तो जहाँ अंडर रूट लगा रहता है तो उसकी घात 1/2 मानते हैं। तो 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं कहलाई, इसलिए ये बहुपद नहीं है, है ना। या अगर हम कहें कि इस टाइप से लिखा हो 2x² माइनस 3/x, तो ये भी बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि अब ऊपर x ले जाएंगे ना, तो ऋण में हो जाएगी उसकी घात, तो 2x² माइनस 3x की घात ऋण 1 हो जाएगा ये। तो इस स्थिति में ये भी बहुपद नहीं है। यानी x की घात केवल धन में होना चाहिए। ये आप लोग समझ जाइए कि x की घात यानी x न कह करके हम बोले चर राशि की घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, धन पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक विद्यार्थियों, ये परिभाषा, ये उदाहरण आप नोट कर सकते हैं और ढेर सारे उदाहरण मन से भी बना सकते हैं, बहुत ईजी है। जैसे हम अभी x के रूप में बहुपद लिए थे, आप दूसरा चर यूज कर लीजिए, t से दर्शा दें उस चर को। तो यहाँ पर p लिखे थे, अब लिख दें qt, तो अब जैसे लिख दिए 6qt बराबर, है ना, बराबर 6t की घात 3 ऋण 2t² माइनस अंडर रूट 5t प्लस 6। अब यहाँ पर देखें विद्यार्थियों, क्या ये भी बहुपद है? हाँ, देखें यहाँ पर देखें t की घात कितनी है, 3 है, चर राशि t है, तो t की घात 3 है। यहाँ पर t की घात कितनी है, 2 है, यहाँ t की घात 1 है। यानी सभी जगह धन और पूर्णांक है, धन पूर्णांक है ना, पूर्ण संख्या, अर्थात इनसे मतलब नहीं है कि ये ऋण है, कि यहाँ पर अंडर रूट आ गया, ये गुणांक है, ये हो सकते हैं, ये चर राशि है ना, गुणांक है, चर के गुणांक है, तो ये धन ऋण या बटे में कुछ भी हो सकते हैं। चर राशि की घात धन पूर्णांक या पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये प्रतिबंध है एक प्रकार से बहुपद की परिभाषा का। तो आपने बहुपद की परिभाषा समझ ली। अब बात आती है बहुपद के प्रकार की, कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो बहुपद को हम 2 प्रकार से देख सकते हैं, पहला पदों के आधार पर, दूसरा घातों के आधार पर। पदों के आधार पर कैसे गिनेंगे, जैसे ये हम कहें 1 2 3, तो 3 पदी बहुपद है। ये 1 2 3 4, तो 4 पदी बहुपद है। यानी जितने पद हैं बहुपद में वो उतने पदी बहुपद हो गया। ठीक है, ये तो पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण किया जा सकता है। अब बात आती है घातों के आधार पर बहुपद को जानना, कि कितने घाती बहुपद है। लेकिन इसको जानने के पहले आपको जानना होगा बहुपद की घात। बहुपद की घात किसे कहते हैं, तो थोड़ी इसको भी जान लीजिए कि किसी भी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो जैसे ये बहुपद है, इसमें चर राशि क्या है, x है, तो x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसको हम कहेंगे 2 घात वाला बहुपद। 2 घात वाला बहुपद यानी द्विघाती बहुपद। इसमें देखिए चर राशि क्या है, t है, ये t है ना, तो t की अधिकतम घात 3 है, तो इस बहुपद की घात कहलाए 3, तो ये त्रिघाती बहुपद कहलाया।
जिसमें घात इस टाइप से, जैसे अगर कोई बहुपद इस रूप में लिखा हुआ है इसमें 3x-6 इतना बस लिखा हुआ है, ये px बराबर इस टाइप से। अब हम कहें ये कैसा बहुपद है, तो इसमें हम कहेंगे घात क्या है, कुछ नहीं है, तो एक है, तो एक घाती बहुपद कहलाया। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, है ना। अगर घात शून्य हो तो उसको क्या कहेंगे, घात शून्य। जैसे यहाँ पर हम कहें कि 5 लिखा है, अब केवल इतना बस लिखा है, 5 बस लिखा है, क्या ये बहुपद है? थोड़ी प्रश्न कीजिए अपने मन में, क्या 5 बहुपद है? हाँ, बहुपद माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या मान ली अपन ने। पूर्ण संख्या क्या मान ली? 0। 0 भी तो पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक बहुपद कहलाया। लेकिन ये कौन सा बहुपद कहलाया? ये अचर बहुपद या नियत बहुपद कहलाया, है ना, नियत बहुपद। तो शून्य घात वाले बहुपद को क्या कह सकते हैं? शून्य घात वाले बहुपद को नियत बहुपद या अचर बहुपद कहते हैं। अपन अभी जब बहुपद के पूरे प्रगुण लिखवाएंगे या इसमें लगने वाले सूत्र लिखवाएंगे तो ये सभी बातों को आपको नोट करा दिया जाएगा। तो चलते हैं अब इस अध्याय में आने वाले महत्वपूर्ण बिंदु या स्मरणीय बिंदु कौन कौन से हैं जिन्हें आपको ध्यान में रख करके इस अध्याय की आगे की तैयारी करना है, वो हम यहाँ पर पूरा नोट कर देते हैं। विद्यार्थी, यहाँ पर अध्याय 2 बहुपद में लगने वाले जो सूत्र या कह सकते हैं कि स्मरणीय बिंदु जिनकी आवश्यकता होगी हमें इस अध्याय को डिटेल से पढ़ने में, उन्हें अपन ने यहाँ पर नोट कर लिया है। विस्तृत रूप से जब यह अध्याय अपन आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझते चलेंगे। अभी यहाँ पर थोड़ी संक्षेप में देख लेते हैं कि जैसे पहला अपन ने लिखा है कि बहुपद में चर राशि की घात हमेशा कैसी होगी? पूर्ण संख्या होगी, या कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक होगी। ये तो आपने जान ही लिया है। फिर दूसरा, चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ये भी आपने जान लिया है अभी कि जो बहुपद होता है उसमें जो चर राशि की अधिकतम घात होती है उसी को अपन बहुपद की घात कहते हैं, है ना। फिर शून्य घात वाले बहुपद को, जैसे अभी बहुपद के वर्गीकरण पढ़े थे घात के आधार पर और पदों के आधार पर, तो अगर शून्य घात वाला कोई बहुपद है तो उसको अपन कहेंगे नियत बहुपद या अचर बहुपद। जैसे उदाहरण के लिए 5 लिखा है, ये 5, अब इसके सामने इसके साथ में चर राशि x लिख करके उसकी घात 0 लगा दिए, तो ये कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा शून्य घात वाला बहुपद या नियत बहुपद या अचर बहुपद। क्यों कहलाएगा? क्योंकि x की घात 0 का मान 1 हो जाएगा, तो फाइनली ये बन जाएगा कितना? 5 बन जाएगा। शून्य घात वाले बहुपद को नियत बहुपद या अचर बहुपद कहते हैं। अब एक घात वाले बहुपद जैसे कि ax प्लस बी, यहाँ विद्यार्थियों a और b ये अचर है, यानी ये संख्या है, लेकिन x चर है, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे ax प्लस बी एक घात वाला बहुपद है ना, क्योंकि यहाँ घात कुछ नहीं लगी तो अपन कहेंगे एक है घात, तो ऐसे बहुपद को अपन क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि 3x माइनस 5, ये कि प्लस भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी, है ना, तो ये चिन्हों से जुड़े रहते हैं, संयोजित रहते हैं। तो ये क्या कहलाए? इसकी चर राशि की घात 1 है यहाँ पर, है ना, तो इससे आप मैच करा सकते हैं, इस रूप का है, तो ऐसे बहुपद को अपन क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे, है ना। ये रैखिक बहुपद का उदाहरण हो गया, ठीक है। तो इसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है, यहाँ कुछ नहीं तो घात 1 मानेंगे। तो ऐसे बहुपद को अपन कौन सा बहुपद कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। फिर दो घात वाले बहुपद जैसे ये ax² प्लस bx प्लस c, इसमें देखिए चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 2, तो दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो इसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। अब इसी प्रकार 3 घात वाले बहुपद जैसे ये लिखा हुआ ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी लिखी हुई है? 3 लिखी हुई है ना। तो इतना आपने समझ लिया, ठीक। अब बात आती है बहुपद की शून्यक की। बहुत आराम से ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि किसी बहुपद में चर राशि के वे मान जिन्हें प्रतिस्थापित यानी रखने पर, है ना, जिन्हें प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद के शून्य कहलाते हैं। इसको थोड़ी समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण अपन इतने में यहाँ पर समझ लेंगे। इतने में यहाँ पर जैसे एक बहुपद लिया अपन ने 2x
ऋण 1, ये एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? एक घात वाला बहुपद है। अच्छा, इसमें चर राशि क्या है? x है। अगर हम x की जगह पर हम 1/2 रख दे रहे हैं ना, x की जगह पर माना हमने 1/2 रख दिया ये। अब इसको, और ये जो ऋण 1 लिखा था लिखे रहने दें। अब इसको हम हल कर रहे हैं, किसकी जगह पर रख रहे हैं? x की जगह पर क्या रख रहे हैं? 1/2। अब इसको हल करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ऋण 1 बराबर 0। यानी ये जो बहुपद था आपका, ये जो बहुपद था ये, इसका मान कितना हो गया? 0 हो गया। क्या रखने पर? x की जगह पर 1/2 रखने पर। तो इस बहुपद का शून्यक क्या कहलाया? 1/2। तो यही तो परिभाषा लिखी हुई है कि किसी बहुपद में चर राशि के वे मान जिन्हें प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान 0 हो जाए, बहुपद के शून्यक कहलाते। शून्यक नाम से ही स्पष्ट, शून्यक, शून्यक यानी जो शून्य कर दे, किसको? बहुपद को। ठीक है, तो ये बहुपद के शून्यक हो गए। अब इससे समझ सकते हैं कि किसी बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या, किसी बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? उस बहुपद की घात के बराबर होगी। यानी जैसे यहाँ पर घात कितनी लगी है? 3, तो इसकी अधिकतम शून्यक कितने होंगे? 3। इसमें घात कितनी लगी है? 2, तो इस बहुपद के अधिकतम शून्यक कितने होंगे? 2। तो यही चीज अपन ने नोट की है कि किसी बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या उस बहुपद की घात के बराबर ही होती है, अर्थात उसकी जो घात है उसमें उतने ही शून्यक होंगे, उस बहुपद में उतने ही अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। बहुत क्लियर है ना? तो घात 2 वाला समीकरण है तो उसमें 2 शून्यक, घात 3 वाला है तो उसमें 3 शून्यक, है ना? बहुत ईजी है। और जिसमें एक ही घात है जैसे रैखिक बहुपद में, तो उसमें 1 शून्यक, है ना? तो ये बहुपद के शून्यकों की परिभाषा आपने जान ली। यहाँ पर अपने इसको और लिख भी दिए हैं कि जैसे रैखिक बहुपद ax + b है तो इसकी घात कितनी होगी? रैखिक बहुपद की घात यहाँ पर 1 है, तो 1 घात है तो इसलिए इसका केवल 1 ही शून्यक होगा। और इसका शून्यक कौन सा होगा? यहाँ पर अगर ये रूप में है तो इसका शून्यक होगा ऋण b/a होगा, है ना? ये कैसे आया ये आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ऋण b/a कैसे आया? थोड़ी सा यहाँ पर समझिए कि ये रैखिक बहुपद का रूप कितना है? ax + b है ना? ax + b है। शून्यक हेतु बराबर 0 करना पड़ेगा। को हल करें तो ax यही लिखे रहने दीजिए, b यहाँ गया तो ऋण का हो गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा? ऋण b/a, अर्थात इसका जो रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होगा? ऋण b/a। बहुत सरल है ना विद्यार्थियों? इसी प्रकार द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होंगे। वो कैसे होंगे, कैसे निकालेंगे, वो जब हम प्रश्नावली हल करेंगे तब जानेंगे। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होंगे और त्रिघात वाले बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। अब बात करते हैं जैसे किसी बहुपद px, बहुपद को px, qx, rx इससे दर्शाते हैं ना, तो किसी बहुपद px का ग्राफ, जब ग्राफ खींचते हैं अपन, और अच्छे से देखेंगे प्रश्नावली में कि कैसे ग्राफ खींचा जाता है। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा ही होगा कि x के भिन्न भिन्न मान लेकर के y के मान आते हैं, फिर x के मान ऐसे अक्ष पर आड़ी लाइन पर और ये खड़ी लाइन पर y के मान रख करके हम ग्राफ खींचते हैं ना। क्लियर? थोड़ी सी ध्यान आ गया होगा। तो जब ग्राफ खींचते हैं, px का ग्राफ खींचते हैं, बहुपद का ग्राफ खींचते हैं, तो वह x अक्ष को जितने बिंदुओं पर स्पर्श करता है या काटता है यानी कि प्रतिच्छेदित करता है, उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है। यानी आप ग्राफ देख करके शून्यकों की संख्या बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। अब कोई बहुपद है, हमने उसका कोई बहुपद है px और हमने उसका ग्राफ खींचा तो उसका ग्राफ बाय द वे ऐसा आ गया, ऐसे करके ये आ गया। तो अब ये देखें, ये ग्राफ जो है ये x अक्ष को 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु पर काटा है। तो हम कहेंगे कि इस बहुपद के शून्यकों की संख्या 1, 2, 3 होगी। बिल्कुल सेम ऐसी प्रश्नावली आपको मिलेगी, आगे देखिएगा विद्यार्थियों। अब इसके बाद देखते हैं द्विघात बहुपद का ग्राफ या आलेख किस टाइप होता है, इस टाइप में या इस टाइप में। तो इनको अपन क्या कहते हैं? परवलयाकार, यानी पर्वत के आकार का लगभग इस टाइप में। यानी कि जब अपन ग्राफ खींचेंगे ना तो ग्राफ या तो ऐसा आएगा या कि इसका ग्राफ इस टाइप से आ सकता है, ऐसा आ सकता है ना।
तो ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि द्विघात बहुपद का वक्र किस टाइप का होता है, किस प्रकार का होता है, तो परवलयाकार होता है। विद्यार्थियों, अभी ये जो बातें अपन ने पढ़ी ये इस अध्याय को समझने के लिए, इस अध्याय के प्रश्न को हल करने के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी यहाँ से खूब बना करते हैं, इसलिए आप लोग इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आगे कुछ बिंदु और हैं जिन्हें हम और नोट किए देते हैं। अभी फिलहाल आप लोग इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों ने नोट कर लिया है। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जो इस अध्याय में आवश्यक हैं आगे पढ़ने के लिए, उनको भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने 11वें नंबर पॉइंट पे ये लिखा महत्वपूर्ण बिंदु में कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक। अच्छा, द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे? क्योंकि घात 2 है तो 2 शून्यक होंगे। तो यदि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, ये अल्फा, इसको अपन कहते हैं अल्फा, एवं बीटा हो तो, यानी शून्यक द्विघात बहुपद के 2 होते हैं। अब वो संख्या में भी होंगे लेकिन प्रतीक के रूप में अपन ने यहाँ एक को अल्फा से दर्शाया, दूसरे को बीटा से। तो 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण बी बटे ए होता है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। इसका सत्यापन अपन देखेंगे जब प्रश्नावली के सवालों में इनका प्रयोग करेंगे, है ना। अगर शून्यक दिए हों, बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा दिए हों, तो द्विघात बहुपद कैसे बनाया जाए, उसके लिए ये सूत्र आपके लिए काम का है कि द्विघात बहुपद px से दर्शाया अपन ने, px बराबर एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल, ये शून्यकों का योगफल इंटू एक्स, तो इंटू एक्स है ना, प्लस ये अपन ने प्लस लगाया अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। कहने का तात्पर्य शब्दों के रूप में ऐसा लिखा जा सकता है ना, शून्यकों का योगफल यहाँ भर देंगे और गुणनफल यहाँ भर देंगे। लेकिन अगर योगफल और गुणनफल नहीं दिया है, शून्यक के मान दिए हैं, तब आपको ये वाला सूत्र लगाना उचित होगा। और शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है तब आप ये वाला सूत्र लगाएंगे, है ना विद्यार्थी। तो आसान है, जब अपन इनका अभ्यास करेंगे तो और समझ में आने लगेगा। फिर ये त्रिघाती बहुपद, घात 3 वाला बहुपद है, तो घात 3 वाले बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। तो उनको अपन ने प्रतीक के रूप में अल्फा बीटा एवं ये वाई जैसे दिख रहा है ना, ये गामा है, अल्फा बीटा एवं गामा हो तो तीनों शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ऋण बी बटे ए। यहाँ भी शून्यकों का योगफल वही होता है जो इसमें हुआ था, है ना, ऋण बी बटे ए। लेकिन यहाँ चूंकि 3 शून्यक हैं, अब हम दो शून्यकों को लेकर के उनका गुणा करें फिर जोड़ें तो क्या आ जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे ए। ठीक है, ये भी हुआ संबंध। तीसरा संबंध, अगर तीनों शून्यकों का आपस में गुणा कर दें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर तो ऋण डी बटे ए आएगा, है ना। बहुपद में विभाजन एल्गोरिथ्म, आपने अध्याय 1 में विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़ ली है। आप चाहे तो आई बटन में देख भी सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है ना, जिसकी सहायता से अपन एचसीएफ एलसीएम वगैरह निकालते थे, आई बटन में है। आप चाहे तो उस वीडियो को भी अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर बहुपदों में भी विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, पहले कथन पढ़ लेते हैं अपन, फिर समझ भी लेते हैं कि यदि px एवं qx, वहां पर विभाजन एल्गोरिथ्म काय में लगी थी, संख्याओं में, पूर्णांकों में, है ना। यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथ्म काय में प्रयोग कर रहे हैं, बहुपद में, तो यहाँ पर बहुपद ही लेना पड़ेगा। तो यदि px एवं gx कोई दो बहुपद हैं, और कैसे बहुपद है कि gx बराबर नहीं है 0 के, तो बहुपद qx एवं rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुणित qx धन rx, जहां rx बराबर 0 होगा या अथवा rx की घात gx की घात से कम होगी, ये कम होगी, यानी rx की घात कम है किससे, gx की घात से। अब ये जो कथन लिखा है थोड़ी सा इसको अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। कैसे समझ लेते हैं, यहाँ पर समझिएगा। जैसे आप इस टाइप से विभाजन एल्गोरिथम को समझे थे
कि यहाँ पर देखें कि px और gx दो बहुपद लेना है। तो यदि px में, ये px में px बहुपद है, इसमें अगर हम gx का भाग दे रहे हैं, इस टाइप से gx का भाग दे रहे हैं, और माना भाग जो जा रहा है कितने बार जा रहा है, भाग माना कि qx बराबर जाता है और यहाँ पर कुछ आएगा, है ना। और फिर जब घटाने के बाद जो शेषफल बचता है, शेषफल, वो शेषफल rx प्राप्त होता है, बहुपद के रूप में ही प्राप्त होगा, क्योंकि यह दो बहुपदों का योग अथवा अंतर भी एक बहुपद होता है। तो इसलिए बहुपदों को आपस में घटाएंगे या जोड़ेंगे तो बहुपद ही आएगा। तो यहाँ पर जो rx आया ये बहुपद होगा। अब विद्यार्थी वहां पर जो शेषफल आया करता था, इस शेषफल का मान यहाँ जो संख्या लिखी रहती थी, यानी जो भाजक जो संख्या लिखी रहती थी उससे कम रहता था। जैसे हम 4 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर 4 नहीं आ सकता, यहाँ पर 3 आ सकता था, 2 आ सकता था, 1 आ सकता था। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम gx का भाग दे रहे हैं तो जो शेषफल rx प्राप्त हुआ, तो rx की घात, यही लिखे अपन ने कि rx की घात कितनी होगी, gx की घात से कम होगी। अगर ये 2 घात वाला बहुपद, अगर ये 3 घात वाला बहुपद है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वो 2 घात वाला बहुपद होगा या 1 घात वाला बहुपद होगा, या कि पूरा कट जाएगा तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो rx का मान कितना रहेगा, शून्य बहुपद कहला जाएगा। तो वही चीज अपन ने लिखे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसको अपन कैसे लिखेंगे, ये लिखते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। वही तो यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए ये भाज्य बराबर, ये भाज्य हो गया, भाज्य बराबर भाजक, ये भाजक हो गया, गुणित ये भागफल हो गया, धन ये हो गया शेषफल। तो विद्यार्थियों कितना इजी है, ये बहुपद में विभाजन एल्गोरिथम लिखिए, इस टाइप से आ गया तो आप इस टाइप से पहले समझ लीजिए और फिर इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, सरल बिल्कुल। तो अब इसके बाद हो गया ये पॉइंट तो आपने समझ ही लिया है। अब बात आती है परिमेय व्यंजक की। तो परिमेय व्यंजक की परिभाषा इस प्रकार से है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका हर एवं अंश दोनों बहुपद हो। हर व अंश मतलब जो नीचे लिखी जाती है संख्या वो हर कहलाती है, ऊपर जो लिखते हैं भिन्न में वो अंश कहलाती है। तो जिसका हर व अंश दोनों बहुपद हो, जैसे यहाँ पर उदाहरण अपन ने लिखे हैं कि ये 2x धन 3 बटे 5x स्क्वायर ऋण x धन 3। अब ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये है अंश, ऊपर जो लिखे हैं ये है अंश, है ना, ये नीचे जो लिखे हैं ये है हर। तो अंश को देखें, यहाँ पर ये लिखा है 2x धन 3, तो क्या ये बहुपद है, ऊपर भर देखें तो हाँ है। क्यों, क्योंकि यह इसमें x की घात क्या है, धनात्मक है ना, तो ये बहुपद है और एक घात वाला बहुपद है, यानी रैखिक बहुपद है, आपने पढ़ लिया है। और नीचे देखते हैं, नीचे देखें x की घात यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो घात 1 मानी जाएगी। तो यहाँ भी घात x की घात जितनी चर संख्या है उनकी घात क्या है, धन पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, तो इसलिए हर भी बहुपद है। तो जिसका अंश भी बहुपद हो और हर भी बहुपद हो तो ऐसा बीजीय व्यंजक परिमेय व्यंजक कहलाता है। तो कितनी इजी है परिमेय व्यंजक की परिभाषा, है ना। अब यहाँ पर इसका एक और गुण देख लेते हैं, थोड़ी यहाँ पर समझते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक होता है। प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक होता है, थोड़ी इसको समझते हैं। जैसे एक संख्या लिखी हुई है 3, अब यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर हम 1 तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि इसका भी मान 3 होगा। तो इसको हमने भिन्न रूप में लिख दिया, है ना, यानी प्रत्येक पूर्णांक संख्या को भी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखते हैं कि एक बहुपद हम ले रहे हैं, ये देखें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये एक बहुपद है ना, अभी बहुपद है। अब इसके हर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम हर में अचर बहुपद 1 तो लिख ही सकते हैं, है ना, अचर बहुपद 1 लिख दिए। अब यहाँ पर आप चाहे तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1। अब ये a b और ये c के मान है ना, तो ये तो पूर्णांक हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब देखें ये क्या हो गया, ये बहुपद है और ये भी एक बहुपद है। तो अपन ने क्या बना लिया कि प्रत्येक बहुपद को, यानी था कितना, इतना था, प्रत्येक बहुपद को हमने किस रूप में व्यक्त कर लिया, परिमेय व्यंजक के
रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी यहाँ पर अपन ने लिखा कि प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक होता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय व्यंजक एक बहुपद नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या है, परिमेय व्यंजक, पर ये बहुपद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके हर में इतना लिखा हुआ है, ये हर में लिखा हुआ है, ये नीचे 5x स्क्वायर ऋण x धन 3, ये तो हट करके एक अभी हो नहीं सकता है ना। तो ये तो परिमेय व्यंजक रहेगा पर बहुपद नहीं हो पाएगा। तो आपने यहाँ पर जाना कि प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक होता है, प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक होता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय व्यंजक एक बहुपद हो यह आवश्यक नहीं है। इस अध्याय का जो निचोड़ है ना, वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग समझिएगा विद्यार्थियों। अब ये जो 17 नंबर पे जो सूत्र आपको दिख रहा होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में और पूरे की घात 2 ऋण 2 अल्फा इंटू बीटा, और ये 18 नंबर पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में घात 3 प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा फिर कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा। ये दो सूत्र हैं जो आपको सवाल हल करने में लगेंगे, लेकिन ये आए कहाँ से हैं? 17 नंबर का जो पहला सूत्र ये बना हुआ है, ये वाली सरसम आपने पढ़ी होगी, a प्लस बी पूरे का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब अपन को अगर इतने का मान निकालना है तो इसका पक्षांतर यहाँ कर दें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी पूरे का स्क्वायर ऋण 2ab, तो यहाँ क्या बचेगा, इतना बचा, यानी a प्लस बी। अब यहाँ पर a की जगह पर अपन क्या लिख दें, अल्फा, और b की जगह पर बीटा, तो ये वाला सूत्र बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये वाला सूत्र काहे से बना हुआ है, ये सूत्र a प्लस बी पूरे की घात 3 वाली सर्वसमीका से बना हुआ है। इस वाली सर्वसमीका से a प्लस बी पूरे की घात 3 बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में अंदर में a प्लस बी। इससे इसको यहाँ लिखेंगे और इसका पक्षांतर, ये वाले पद का पक्षांतर यहाँ कर देंगे तो ये वाली सर्वसमीका बन जाएगी। तो ये वाला सूत्र बन जाएगा। तो विद्यार्थी है कितना सरल, लेकिन इन पर आधारित भी प्रश्न आया करते हैं, इसलिए अपन ने इनको नोट कर लिया है। तो विद्यार्थियों, आपने आज अध्याय 2 से संबंधित सभी जानकारियां जो आपको लगनी है इस अध्याय को पढ़ने के लिए, वो आप लोगों ने पढ़ लिया। एक प्रकार से आज का जो वीडियो था पूरे अध्याय 2 का निचोड़ था, सार था। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अभ्यास करेंगे अपन अगले वीडियो में प्रश्नावली से। तो विद्यार्थियों, कैसी रही आज की क्लास? उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास बहुत रुचिकर लगी होगी। विद्यार्थियों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और हाँ, उन दोस्तों तक भी ध्यान रखिए जहाँ तक वीडियो नहीं पहुँच पा रहे हैं या उनको जानकारी नहीं है, तो वहाँ तक भी शेयर करें। आपका हमारा सम्मिलित प्रयास ही तो सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।